Hello and welcome to Zoom In. I am Zunaira Azhar. मौलाना बिलावल MQM क्या नून लीग सबको हैंडल कर पाएगी? मदारिस रजिस्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी और सियासत और 40% पाकिस्तानी मुल्क क्यों छोड़ना चाहते हैं? All this in today's Zoom In. अब कुछ बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की, जो इस वक्त की गवर्नमेंट में लीड रोल में है। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली हमेशा रीजन में होने वाले वाक़यात और इंटरनेशनल चेंजेस से इफ़ेक्ट होता आया है और इसके असरात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी सिक्योरिटी, इकॉनमी और पॉलिटिक्स पे मुरतब होते हैं। ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और हर आने वाली गवर्नमेंट कुछ क्राइसिस इनहेरिट करती है और कुछ खुद क्रिएट भी करती है। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत अगर देखा जाए तो अप्रैल 2022 के बाद कायम होने वाली PDM गवर्नमेंट की कंटिन्यूएशन है और पाकिस्तान की सियासत में 40 साल से ज़ायद अरसा गुजार चुकी है। लिहाजा ना तो मुल्क के मसाइल उनके लिए नए हैं और ना जो आज इत्तेहादी हैं वो कोई नए लोग हैं। उसके बावजूद सियासत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यानी इंगेजमेंट विद अदर पार्टीज़ वो करने में कोई इतनी कामयाब नज़र नहीं आती। ये दुरुस्त है कि कोalition गवर्नमेंट में हमेशा गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, मगर सिर्फ 10 माह के अरसे में इस हाइब्रिड सिस्टम को लीड करने में अगर वजारत दाखिला और इस्टेब्लिशमेंट लीड रोल में नज़र आ रहे हैं तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। और अगर अपने इत्तेहादियों को डील करने में भी नून लीग फ़िलहाल कोई ख़ास कामयाब होती नज़र नहीं आ रही तो फिर अपोजिशन की तो बात ही ना करें। पाकिस्तान इस वक्त जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है उसमें टेररिज्म टॉप पे है, इकॉनमी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वफाक और KP का ताल्लुक अगर देखा जाए तो वर्किंग लेवल पे भी नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी भी कभी कैनाल्स के मामले पे, कभी जुडिशल कमीशन के मामले पे, कभी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास ना बुलाने पे, कराची के फंड्स के मसले पे अपनी रिजर्वेशंस रखती है। MQM भी अपने मसाइल को फ्लैग कर रही है और हुकूमत से अलहदा होने तक की बात कर रही है। मौलाना मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पे सड़कों पे आने की वार्निंग दे चुके हैं। ख़ुद अगर मुस्लिम लीग नून के अपने कैंप में देखें तो मुश्किल वक्त में तर्जुमानी करने वाले आसिफ किरमानी हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों या खुरम दस्तगीर हों, सारे इग्नोर्ड फील करते हैं। और साबिक वफाकी वज़ीर रहने वाले खुरम दस्तगीर ने तो यहाँ तक कहा है कि 1 साल से वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नवाज़ शरीफ से मिलने में नाकाम हैं। मज़ीद ये भी कहा कि वोट को इज़्ज़त दो का नारा बुलंद करने की सकत अब पार्टी में नहीं रही और इस मकसद के लिए हुकूमतों की कुर्बानी देनी होगी। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ये बड़े सीजनड लोग थे मुस्लिम लीग नून के जो कि पार्टी का एसेट होना चाहिए थे, वो पार्टी ही छोड़ चुके हैं। अब क्या ये सब इस तरफ इशारा करता है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो लीड रोल में नून लीग को इंट्रोस्पेक्शन की तरफ इशारा कर रही है? वो ये कह रही है कि हर तरह के क्राइसिस में हुकूमत का सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक का रोल है। इस बात की तरफ इशारा अगर हमें सुनने को मिल रहा है कि नेशनल गवर्नमेंट के भी र्यूमर्स हैं तो क्लियरली ऑल इज़ नॉट वेल। तो इन सारे र्यूमर्स को और नून लीग की अब तक की परफॉर्मेंस को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो बहुत सारे फ्रंट्स ओपन हैं नून लीग के लिए और अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड रखना, अपोजिशन को साथ लेके चलना और जैसे मैंने पहले कहा इकॉनमी को मैनेज करना, पॉलिटिक्स को मैनेज करना, दीज आर ग्रेव चैलेंजेस। हम बात करते हैं फॉर्मर गवर्नर से मोहम्मद ज़ुबैर से जो कि ख़ुद भी नून लीग में रह चुके हैं। देखते हैं उनका क्या एनालिसिस है इस बारे में। ज़ुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम नून लीग को अगर लीड रोल में देखें इस वक्त की कोalition गवर्नमेंट में तो जहाँ इंगेज करना होता है वहाँ उनको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े से क्राइसिस होते हैं तो उनको वजारत दाखिला की ज़रूरत पड़ती है। ये एक कांस्टेंट इमेज जा रहा है कि ख़ुद से लीड रोल में ऑन देयर ओन वो सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के कुछ नहीं करते। आप तो ख़ुद उनका हिस्सा रह चुके हैं। ये क्या कैपेसिटी का इशू है? मौलाना भी शिकायत करते हैं कि वक्त पे इंगेज करके बाद में ये लोग भूल जाते हैं। यही शिकायत पीपल्स पार्टी को है, यही शिकायत MQM को है। क्या इशू किधर है? देखिए, इशू बड़ा क्लियर है। PMLN को कुछ उनके लीडरान कहते हैं कि हमें ज़बरदस्ती हुकूमत में बिठा दिया गया था। ज़बरदस्ती बैठे थे या अपनी मर्जी से बैठे थे, बट दे ऑल नो वन थिंग कि उनके पास मैंडेट था नहीं। एंड देयरफॉर जब वो कोई फैसला साजी की बात करते हैं तो उनको पता है कि उनके पास वो सब नहीं है जो मुल्क के लिए ज़रूरी होता है, मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। और ये जो
उसमें JUIF की बात की, और ये खास तौर पर चमीम इज अ क्लासिक एग्जांपल। उन्होंने शायद कमिट नहीं किया था, जो मेरी खबर है, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कमिट किया था JUIF को कि वो तमाम मदरसे से मुतालिक जो भी तरामीम थी उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और कर भी दिया था। अच्छा, ये लेकिन खबर है मेरे लिए PMLN कि ये PMLN ने कमिट नहीं किया था, ये वजारत दाखिला ने, वजीर दाखिला ने कमिट किया था। जी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लिए तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं ही नहीं ना। चाहे पार्टी बदनाम होती है, चाहे पार्टी की मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहें, या किसी भी एस्पेक्ट से कहें कि जी PMLN ने एक पार्लियामेंट से लॉ पास करवा दिया। 24 घंटे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था 26वें अमेंडमेंट से पहले वो मौलाना साहब थे। एग्जैक्टली। अब जो मौलाना साहब की रिक्वायरमेंट जो भी सीखें थी उसको इनकॉर्पोरेट अब पास करने से रिफ्यूज करती है। सो इट्स अ क्लासिक एग्जांपल। और शहबाज शरीफ मेरी नज़र में तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर सब थे ही नहीं। उनके पास वो सब करने का हौसला, जो कि मुश्किल फैसले होते हैं, जाहिर है वजीर आजम आप होते हैं तो आपको मुश्किल तरीन फैसले करने पड़ते हैं और सबको ऑन बोर्ड एज मच एज पॉसिबल लेना पड़ता है। लेकिन सही फैसलों में जरूरी नहीं होता कि सबको खुश कर दें। वहाँ MQM को जाके कहें कि जी हाँ जी, वो जो प्रोविंशियल लेवल पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि लोअर डाउन द लेवल पर NFC अवार्ड जाना चाहिए, तो हम कर देंगे। लेकिन अभी आप तो यहाँ 26वें अमेंडमेंट में सपोर्ट करें, तो ये बिल्कुल PMLN की नाअहली है लीडरशिप की। देयर इज नथिंग एल्स टू इट। इट वाज रादर चाइल्डिश बिकॉज अब देखें ये मदरसा रजिस्ट्रेशन इशू डायरेक्टली रिलेटेड है टू नेशनल सिक्योरिटी, और राइटली सो जो एतराज़ात उस पर लगे हैं जो प्रेसिडेंट हाउस से आए हैं अपेरेंटली वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये सब कुछ नंबर 1 नून लीग को पहले नहीं पता था, और नंबर 2 मैंने ये बात कादिर मंदोखेल साहब से भी पूछनी है कि ये अप्रूव कैसे हो गया, ये बिल पास कैसे हो गया सेनेट से भी नेशनल असेंबली से भी, पता ही नहीं चला किसी को कि ये लोग इतनी क्रिटिकल चीज़ को बस भेज रहे हैं आगे प्रेसिडेंट हाउस पे। अच्छा, उसमें भी देखे ना 2 स्टेज पर हुआ था। एक पहले सितंबर 15 को आना था ओरिजिनल बिल, आपको याद होगा वो संडे का दिन था, और सैटरडे की रात तक वो एक बड़ी एफर्ट हो रही थी, और फिर संडे की पूरा संडे गुजर गया था, और 15 सितंबर फिर ऐलान हुआ कि बाद में होगा। तो वो जो ओरिजिनल फिर बहुत से चेंजेस हुआ, फिर अक्टूबर के मिडिल में जाके हुआ, और उसमें भी आप देखें ना कि जो ओरिजिनल था उस वक्त भी किसी ने नहीं पढ़ा था। किसी ने कहीं इससे कोई हिंट तक नहीं आया कि ये कोई क्रिटिकल मैटर है, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये तो बाद में मौलाना बोले हैं तो मसला शुरू हुआ है। वो तो जब वहां चला गया प्रेसिडेंट के पास, अब प्रेसिडेंट ने रिफ्यूज कर दिया, और फिर जो भी रीजनिंग दी जा रही है, बाय द वे मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये नहीं पास होना चाहिए था। अग्रीड। बट बिल क्या वो पास ही पास हो तो दूसरी बात है। द रियलिटी इज कि आप इस तरह से अमेंडमेंट्स, इतने बड़े अमेंडमेंट्स आइन में कर रहे थे, और मैं उस वक्त भी कहा था सुनहरा, और अब भी मैं कहता हूँ कि ये तमाम लोग जिन्होंने पास किया था, आज से साल बाद 2 साल बाद जब हुकूमत नहीं रहेगी तो कोई ऑन नहीं करेगा। जस्ट द वे, लेकिन किस चीज को ऑन नहीं करेंगे? ये 26वीं तरमीम को भी ऑन नहीं करेंगे, जिस तरीके से ये इस वक्त जर्नलिस्ट के ऊपर पेका के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो नहीं ऑन करेंगे, क्या क्या नहीं ऑन करेंगे? सो फार वो डे टू डे बेसिस पर चल रही है, और वो समझते हैं कि जब तक हम हुकूमत में हैं, और हमें फिजिकल कोई जिस तरह प्रोटेस्ट PTI ने करने की कोशिश की थी उसको रूथलेसली खत्म कर दिया गया था, जब तक हम वो करने के लिए तैयार हैं। कल वहाँ मरी में एक छोटा सा वो था जिसमें शाहिद खान अब्बासी ने जाना था, गए भी, तो वहाँ सेक्शन 154 लगा दिया। वो समझते हैं कि हम यही इसी हथकंडों के बेसिस पर चलेंगे, और हमें जब तक एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी रहेगी कोई हमें हिला नहीं सकता। So that is what लेकिन जुबैर साहब, एस्टैब्लिशमेंट भी एक हद तक कहेगी कि कुछ मामले तो आप पॉलिटिकली हैंडल करें, एटलीस्ट हर चीज़ तो, कहीं कोई रैली निकल आए तो वो भी रेंजर्स हैंडल करें, कहीं कोई मसला हो गया है तो उसको मोहसिन नकवी हैंडल करें, तो फिर बात तो ये कहीं ना कहीं सिमर करेगी ना कि आप लोगों की अपनी क्या कैपेसिटी है, आप लोग खुद क्या डिलीवर कर रहे हैं। आई एम श्योर एस्टैब्लिशमेंट की जो नाअहलियत है उससे बिल्कुल बखूबी वाकिफ है। कंसर्न भी शो किया होगा। लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रोटेस्ट 26 नवंबर का हुआ था, और जिसको रिएक्ट करके जिस तरह से दबाया गया, तो हुकूमत तो बिल्कुल खामोशी से ऐसे पास ऑन करती है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं था।
या तो ये इंटीरियर मिनिस्टर की कार्रवाई थी, जिससे वैसे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारी पार्टी के हैं, ना उन्होंने जब हुकूमत जाएगी तो हमारी पार्टी के साथ रहना है, ना ओन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। लेकिन हुकूमत का एक पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिकल है, और वो समझते हैं कि एटलीस्ट फॉर नाउ कोई भी चांस नहीं है एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई का करीब कुर्बतें बढ़ने की। तो अगर ओनस इस चीज़ पे है, अगर सारा डिपेंड इस चीज़ पे किया हुआ है कि भाई ठीक अभी हमारा 1 पेज है, हमें कोई मसला नहीं, हम कुछ करें या ना करें, तो ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तो नहीं है वैसे। नहीं, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन उस हिसाब से तो सेंस बनता है। मेरे से भी अगर आप पूछें कि क्या पीटीआई के लिए कोई स्पेस क्रिएट होने का चांस है अभी कुछ अगले 1 साल एटलीस्ट या 2 साल, तो मैं समझूंगा कि बिल्कुल भी चांस ऐसा तो नहीं है। जाहिर है इमरान खान की एग्रेसिवनेस है कि जी वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही कोई मेरा ख्याल है कोई बातचीत चल रही है। तो वो उनको अंदाजा उस हद तक तो वो सही है कि जी इमरान खान को ठिकाने लगाना एस्टैब्लिशमेंट का काम है, और एस्टैब्लिशमेंट इस चीज पर कंक्लूड कर चुकी है कि देयर इज नो फ्यूचर फॉर इमरान खान और पीटीआई, और वहाँ तो जाहिर है दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की बातें हो रही हैं, और एटलीस्ट जो जिस मिनिस्टर बोलते हैं, बट अगर कोई सुलझे हुए, जिस तरह से पीएमएलएन के कुछ लीडर्स हैं जो कि बड़े सुलझे हुए हैं, जो मजाक नहीं उड़ाते हैं 26 नवंबर के हवाले से, लाइक साद रफीक साहब हैं या खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, उस किस्म के लोगों का जो पॉलिसी मेकिंग में कोई इनपुट नहीं है, एंड दे आर नॉट ऑन बोर्ड, एंड आई थिंक दैट ऑब्वियसली पार्टी विल रिग्रेट। अब अतातार अगर डिफाइन करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए या एग्रेसिवनेस, इतने पुराने और सीजन लोग जो मुश्किल में खड़े रहे हैं साथ, अगर वो खामोश होके कह रहे हैं कि हमसे तो अब मुलाकात नहीं हो रही 1 साल से मियां नवाज शरीफ से, तो ये एक अलहदा बहुत बड़ा इशू है कि आप अपने अच्छे ब्रेन्स को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप समझते हैं वो दूसरे कैंप के हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। और देखें ना, खुर्रम दस्तगीर का अगर हम बात करें, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। स्ट्रॉन्ग गोल्स ऑफ PMLN, स्ट्रॉन्ग गोल्स ऑल थ्रू लास्ट 30-40 इयर्स, और दस्तगीर फैमिली जो है वो उसकी सही नुमाइंदा है गुजरांवाला की स्ट्रेंथ की, बावजूद इसके कि खुर्रम ज़ुबैर साहब ऐसा क्यों है? ये क्यों अपने लोगों के साथ नून लीग ऐसा क्यों करती है? जी, वो मैं भी जब निकला था तो मेरे से भी सवाल किया था कि जी आपको अप्रोच करने के लिए किसी ने कोशिश की थी, आपको किसी ने नहीं कोशिश की थी, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। वो कहते हैं ठीक है अगर जा रहे हैं तो चले जाएं। वो समझते हैं हम काफ़ी हैं, बस फैमिली काफ़ी है। वो कहते हैं जी हुकूमत तो है ना हमारे पास, फिर हमें क्या मसला। एक और जो मैं बहुत ही ब्लंट बात कर रहा हूँ, जो मेरा अंदाजा है और मेरा ख्याल है सही अंदाजा है, ज्यादातर जो सीनियर लीडरशिप है वो ज़ाहिर 30 साल से 35 साल से है, यू नो दिस इज द लास्ट 10 ईयर, और इसके बाद तो जो आने हैं वो देखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा लॉस है वो मरियम नवाज का, तो जाहिर है वो अभी उस स्टेज पर नहीं है जहाँ वो कहें कि जी मैंने तो हुकूमतें बहुत देख ली, अभी तो शी वांट्स टू ऑब्वियसली बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। लेकिन पीपल लाइक राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद और ये सारे शहबाज शरीफ इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, इनके लिए तो ये लास्ट टेन्योर है, और हो सकता है कि लास्ट टेन्योर सिर्फ 4.5 साल बाकी ना हो, उसके अगले 5 साल भी जब तक इसकी लड़ाई रहेगी पीटीआई के साथ, तो और किसी पार्टी में तो इतना दम नहीं है पीपल्स पार्टी में कि पंजाब में आके वो स्पेस गेन कर सके, को टेक ओवर कर सके। सो एज लॉन्ग एज टाइम गुजर रहा है, लास्ट लेग है, तो बस उसे अवेल करें, हु केयर्स के पुराने लोग किधर हैं किधर नहीं है, ये अप्रोच है बेसिकली। जी जी बिल्कुल ये अप्रोच है। फिर लेकिन इतनी चीजें हो चुकी हैं, आपने पीके ऑर्डिनेंस का जिस तरह कहा कि जाहिर है 150 जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर दिया, but there is not a single step, there is not a single step। I mean मैं एक फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी बातचीत होगी, अगर बातचीत हुकूमत संजीदा हो तो कम से कम कुछ 1-2 स्टेप्स, जिस तरह यास्मीन राशिद हैं जो तकरीबन 76 साल की कैंसर सर्वाइवर है, 1.5 साल से अंदर बंद है, अभी तक कोई कन्विक्शन। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और नून लीग के वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा नून लीग में गुजारा है, उन सब का यही कहना है
کہ जब वक्त आता है तो ये लोग साथ खड़े नहीं होते, साथ नहीं देते। और ये कोई इतनी अच्छी लेगेसी नहीं है, इवन अगर मरियम नवाज शरीफ ने भी अपनी सियासत आगे लेके जानी है, क्योंकि पुराने लोग एसेट्स की तरह होते हैं। और इसी तरह कोalition गवर्नमेंट का अभी बहुत लंबा टाइम पड़ा है नेक्स्ट इलेक्शंस तक। इनको कंटेन करना, इनको इंगेज करना और सबको साथ लेके चलना, अगर ये नून लीग का फोर्टे नहीं है तो ये मामला ज़्यादा दूर तक जाता नज़र नहीं आता। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला आखिर यहाँ तक पहुँचा क्यों। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और मदारिस रजिस्ट्रेशन का इशू एक दफ़ा फिर सर उठा चुका है। इस पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की तरफ से जो एतराज़ हैं वो सामने आए हैं और उनका ये कहना है कि बिल अगर कानून बन जाता है और मदारिस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं तो फैटफ और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से। सदर ममलिकत का ये एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान की फैटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल होने और फिर वहाँ से निकलने की एक लंबी और स्ट्रगलिंग हिस्ट्री है। और ये याद रखिए कि जब आप ग्रे लिस्ट में शामिल होते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगती हैं। पाकिस्तान 2012 से लेकर 2015 तक फैटफ की ग्रे लिस्ट का हिस्सा रह चुका है और फिर 2018 में दोबारा इस फहरिस्त में उसे शामिल कर दिया गया। इस वजह से पाकिस्तान पे टेरर फाइनेंसिंग जैसे संगीन इल्ज़ाम थे और पाकिस्तान इस पे फैटफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। 2021 के रिव्यू में फैटफ की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक बड़ी मुश्किल से तकरीबन 35 सिफारिशात ऐसी थीं जिन पे हमने अमल किया और उसके नतीजे में अक्टूबर 2022 में हम ग्रे लिस्ट से बाहर आए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के ज़रिए शुरू की गई तो एक तरह से उनके ऊपर कानून की गिरफ्त कम हो सकती है। ये दुरुस्त है कि मदरसा रिफॉर्म्स का मामला पाकिस्तान में इंटरनली बहुत सेंसिटिव है, इवन टू टॉक अबाउट इट, लेकिन इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे आता है। इसका ताल्लुक टेररिज्म से है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म से है। इस मामले को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए था, लेकिन 26वीं तरमीम के मामले में हुकूमत ने इसकी जो हैंडलिंग की है वो क्लियरली बहुत केयरलेस थी। एक सवाल ये भी है कि अगर इस बिल में इतने टेक्निकल और लीगल हिकअप्स थे तो ये नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होके प्रेसिडेंट हाउस तक भी कैसे पहुंचा। मौलाना मदरसों की ऑटोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन ऑटोनॉमी का क्या मतलब होगा कि मदरसों में आने वाली डोनेशंस और करिकुलम इस पे कोई चेक एंड बैलेंस ना हो। अफ़गान जहाद से लेके आज तक मदरसों की जो मशरूम ग्रोथ पाकिस्तान में हुई है उसको अनचेक्ड छोड़ना ही पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म और सेक्टेरियनिज़म का किसी हद तक ज़िम्मेदार रहा है। इसके अलावा करिकुलम और स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए मदारिस से फ़ारिग होने वाले बच्चों को मेन स्ट्रीम करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर उलमा इसको सिर्फ अपनी डोमेन समझते हैं तो ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रिवेल करना चाहिए कि ये एक नेशनल इशू है और इसको कंसेंसस के साथ रिजॉल्व करना चाहिए। इस बारे में बात करते हैं। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ कादिर मंदोखेल मौजूद हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। कादिर मंदोखेल साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। जो टेक्निकली और लीगली एतराज़ात सदर ममलिकत ने लगाए हैं ये मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के ऊपर, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसमें कोई गलती नहीं है और बल्कि वो नेशनल सिक्योरिटी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त जब मौलाना के साथ अग्री किया गया था ये सब कुछ, क्या उस वक्त ये मालूम नहीं था कि ये टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं और उस वक्त क्या उजलत में ये सब हो गया जो अब ये इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है? मेरे ख्याल में उजलत भी हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्कशन के लिए हुई होगी। उसकी वजह ये है कि अगर एक अस्पताल को आपने रजिस्टर्ड करवाना होगा तो वजारत सेहत में होगा ना। आप मुझे बता दो कि मदरसा भी एक इल्म है, एजुकेशन है, तो आप एजुकेशन को आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के बजाय सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड करेंगे तो कोई मंतक ही नहीं बनता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि जल्दबाजी में ये सारी चीज हुई है। और दूसरी बात इसके अलावा ये कि ये इस्लामाबाद की हद तक तो ये फिर भी गवर्नमेंट अगर आंखें बंद कर ले तब भी हो सकते हैं, मगर अगर आप वाई लेवल तक भी करेंगे तो आप मुझे बता दो कि 18वीं तरमीम के जरिए एजुकेशन, हेल्थ, सेफरान और बहुत सारे महकमे जो सूबाई हुकूमत को दी गई है तो उनका क्या बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि खुली हुकूमत
18वीं तरमीम की जो ना वायलेशन कर रही है, नंबर 2। नंबर 3 जो इसमें जो मुखालिफ ग्रुप में नहीं कहूँगा, मतलब एक वो भी एक मदारस चला रहा है, उनके पास 10 बोर्ड है और मौलाना साहब के पास 3 बता रहे हैं या 5 बोर्ड है। अब 10 बोर्ड वाले कहते हैं हम मानने को तैयार नहीं है, सोसाइटी हम तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। तो ये समझ लो कि इसमें डिबेट करने की जरूरत है। और 17 तारीख को ऑलरेडी 11 बजे ज्वाइंट सेशन बुलाई गया इजलास, जैसे रिक्वेस्टेशन जमा किया हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वहाँ तमाम पार्लियामेंटेरियन मौजूद होंगे, तो उस पर डिस्कशन होगी तो कोई बेहतर उसका हल निकल सकता है। तो मैं समझ रहा हूँ मौलाना साहब को नाराज करेंगे तो भी सही नहीं है, और अगर मौलाना साहब को खुश करेंगे तो दूसरा ज्यादा नाराज होगा। और वैसे मेरे हिसाब से एक कानून की तालिब इल्म से आप एक रिवाज गलत कायम करेंगे, यानी कल तो फिर अस्पताल वाले भी खड़े हो जाएंगे, हमने वजारत सेहत में नहीं रजिस्टर्ड होना है, हमने जाएगी आप इकोनॉमिक्स में रजिस्टर्ड करा दे। इकोनॉमिक्स जो हर कोई अपनी मर्जी करेगा ना, जिस तरफ मर्जी चीज़ों को ले जाए। लेकिन ब्रिगेडियर हारिस, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे ख्याल है कंसिडर भी नहीं हो सकता जिस ऑटोनॉमी की मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं ओवर द मदरसा इशूज़। ये तो हम बड़ी मुश्किल से मदरसा रिफॉर्म्स में यहाँ तक पहुँचे थे। देयर इज़ अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। फैटफ में भी हम रह चुके हैं, ग्रे लिस्ट में। जो एतराज़ात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं जो आए हैं सदर ममलिकत की तरफ से, बट द प्रॉब्लम इज कि ये एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है पॉलिटिशियंस ने आपस में। पता नहीं उस वक्त मैंने पहले भी कहा उजलत में किया है, जैसे भी किया है। एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि अगर ये इतना फ्लॉड बिल था, इसमें इतनी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व थी, ये कंट्रोवर्शियल था, तो ये बिल पास कैसे हो गया नेशनल असेंबली और सेनेट से? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। उस वक्त आपको पता है कि अर्जेंटी मेरे ख्याल में काफ़ी जल्दबाजी में कर रहे थे। कभी एक रोज़ाना मीटिंग कभी मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई से हो रही है, कभी गवर्नमेंट से हो रही है, एंड दे वांटेड कि किसी तरीके से भी ये जल्दी से ये बिल हो जाए जब ये इनका था चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का वक्त। चले वो तो समझ में आती है कि उस वक्त बड़ी जल्दी थी कि अग्री कर जाएं, लेकिन ये पास कैसे हुआ बिल? असेंबली से भी सेनेट से भी किसी ने डिबेट नहीं की, किसी ने बैठ के इसको पढ़ने की जहमत नहीं की। देखें, यही तो हमारे जो है लेजिस्लेटर्स को समझ होनी चाहिए कि ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, और ये जो खास तौर पर 2/3 मेजॉरिटी के जो इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, इट हैज़ टू बी डेलिबरेटली डन। इसको बड़ी डिबेट करनी चाहिए थी, इसको थ्रेशोल्ड करना चाहिए था। उसके बाद इसके प्री कुछ सब कमेटी बन जाती जो मदरसों के रिफॉर्म्स को देखती है, वहाँ बैठ के बात करती। देखें असल इशू क्या है इसके अंदर। इशू एक तो FATF का इशू बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान बिग टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म की बड़ी हमने कीमत अदा की है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसको कैसे रिवर्स करते हैं? और GHQ में एक 2 स्टार जनरल को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, जिन्होंने बहुत जनरल आसिम मुनीर ने बहुत मेहनत से ये डिटेल डेलिब्रेशन की, और FATF की जांच हम चुंगल से निकल गए। इशू सिर्फ एक है कि अगर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड करती है तो इनका ऑडिट होगा, और ऑडिट होगा वो होगा, पता चलेगा कि पैसा कहाँ से आया, चैरिटीज, डोनेशंस कहाँ से आया, क्या एजेंडा था, किसने भेजा, वो भेजने वाले कौन थे, वो कहाँ यूज हो रहा है। हाँ, यूजर, दिस इज द इशू। ठीक है, जिसकी वजह से ये बड़ा सख्त ये रिएक्शन आ रहा है मदरसों की तरफ से कि उनकी जो अपनी इजारादारी थी, वो कहते हैं हमारे बोर्ड्स हैं उनमें हम रजिस्टर कर लेंगे, दैट डजंट मैटर। देन उसमें आपके सामने जनरल कमर ने कहा, जो रजिस्ट्रेशन के हैं इंचार्ज, उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ से हम इनको मैथ भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, IT पढ़ाएंगे, स्किल्ड एजुकेशन की भी बात हुई थी, ताकि ये बच्चे जब निकलें तो दे शुड हैव अ प्रॉपर एजुकेटिव ट्रेनिंग, ताकि ये यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग भी देंगे कि ये कहीं ना कहीं लाइफ में रिलीजन के अलावा भी कर दोनों कर सकें। बड़ी बहुत अच्छी बात है, सोसाइटी की मेन स्ट्रीमिंग की तरफ आ सके, सबसे बड़ी बात। ये बच्चों को ब्रेन वॉश हो जाते हैं, उनको एक भाई तुमने जहाद है और फिर जन्नत में हुरे मिलेंगी, ये मिलेंगी, इसके साथ उनका होराइजन, मेंटल होराइजन बढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। तो दैट वाज द रीज़न कि वो ये बहुत, और ये जो गवर्नमेंट कर रही है ये बहुत ज़रूरी है। और जन उस दिन जब जो मदरस मशाल के मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि ये पर्पज़ है। 18,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, अभी भी तकरीबन जो हैं वो 20 तकरीबन इतने 16,000 के करीब जो है वो अनरजिस्टर्ड में से। आप मुझे बताइए
कौन फंडिंग पैसा कादिर मंदोखेल साहब, बड़ा क्रिटिकल इशू है और बड़ा सेंसिटिव इशू है, और पीपल्स पार्टी किसी हद तक गारंटर थी, और ठीक है ओवरलुक हो गया, लेकिन अभी क्या आप लोग मौलाना के साथ इंगेज कर रहे हैं? वो मान जाएंगे किसी बीच के रास्ते पे? देखिए, अभी तो 17 तारीख को मैंने अर्ज किया कि 11 बजे इजलास तलब किया हुआ है जॉइंट सेशन, और यकीनन पीपल्स पार्टी की ये मुश्किल सूरत-ए-हाल है, इसके बावजूद कि हमारे मौलाना साहब के साथ अच्छे मुलाजिम हैं, लेकिन मौलाना साहब को थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए, वो भी बसीद है कि हमारे साथ बात हुई। मौलाना साहब की बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है, वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है, मेरे ज़ाती ये ख्याल है कि अगर आपकी बातें हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने माने हैं, तो उसके बाद अगर उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं तो आप ये रियलाइज कर दें। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, ये मसाइल तो मौलाना को पहले से पता थे, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मदरसा से जुड़े हुए मसले कौन से हैं, और बेस्ड ऑन दैट उन्हें ये टेक अवे आप लोगों से लिया था, तो वो तो अपनी जगह बजाएं कि आप लोगों ने एग्री किया था। अब उनको मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है उनको इस पॉइंट से पीछे हटाना, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ क्या हो सकता है? आप मुझे बता दें, मैंने पहले सेगमेंट में आपसे बात की थी कि अगर मौलाना साहब को की बात मानते हैं, उसको खुश करने के लिए एक मैं कहूँगा गलत रास्ता अपनाते हैं हुकूमत, तो ये जो 10 बोर्ड है, जो दूसरे मदारिस है, वो उसको कैसे आप खामोश करेंगे? वो भी खड़े हो जाएंगे फिर अपने मुतालबात लेके, खड़े हो जाएंगे। कल के जो इंडस्ट्रीज वाले हैं वो तो कहते हैं हमें वजारत तालीम में रजिस्टर करा दें, फिर क्या करेंगे? फिर लोग मिसालें देते रहेंगे कि फलां भी तो ऐसा हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ, कहते हैं ना कि दो गलत एक सही नहीं हो सकता है। तो ये सवाल ये है कि मौलाना साहब को खुद भी रियलाइज करना चाहिए असल इशू क्या है। कि बताओ आपको, जो ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं, जो मैं वीडियो का हिस्सा था पिछली असेंबली में, तो हमारे सामने ये चीजें आती थी। साल के रेलवे में केसेस के ऊपर फांसी की सजा थी रेलवे में। तो मैंने जो रेलवे की मैनेजमेंट आई थी, मैंने सवाल किया, मैंने कहा भैया आप फांसी की सजा है तो आप करना चाहते हो, लेकिन आप मुझे बताओ किसी को आपने जेल भेजा है तो पूरा पटली भेज देते हैं लोग। मैंने अपने आबाई इलाके ज़ोक का हवाला दिया है, 1885 में रेलवे लाइन आई है, जब हम बच्चे थे ट्रेन में जाते थे। अब वो ट्रेन ही उखड़ गया है, पता नहीं कौन ले गया, उस स्टेशन पे पूरा कब्जा हो गया है। मैं कमेटी में बार बार चीखता रहा असेंबली में, तो लेकिन आप कानून ला रहे हो कि भाई रेलवे की जो किसी ने नुकसान पहुंचाया रेलवे को तो या किस तरह से बात को तो फांसी की सजा होगी। तो वहाँ FATF के जो इश्यू था वो उस वक्त भी जरूर आए थे सामने। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कानून साजी जो है ना वो एक ऐसी एक अमल है कि आपकी लाइफ टाइम के लिए और हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सारी चीजें हैं। अगर उसमें कोई चीज गलत हुआ है, गलत हुआ है, उसको मौलाना साहब को रियलाइज करना चाहिए। अगर मौलाना साहब इस बात को करना पड़ेगा, मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, तो मेरे साथ आपने बात की है, ये मानना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जो है मजीद फसल में फंसेगी। इससे पहले कि मौलाना साहब को कुछ करे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें और ये सारी चीजें बता दो। और आपको मैं बता दूं सोसाइटीज एक्ट क्या है, ये भी आप सुन लें। सोसाइटी एक्ट ये है, ये जो पहले मस्जिद रजिस्टर्ड होते थे, मैं खुद एक वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो रन कर रहा हूँ कराची में, फ्री लीगल एड दे रहा हूँ। हमने रजिस्टर्ड कराया उनको वहाँ पे ट्रस्ट एक्ट के थे। ये सोसाइटी एक्ट वही है जो सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी है या वेलफेयर सोसाइटी है, या उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता ना मदरसा से। अब मदरसों को तो मैं वही कर रहा हूँ। मौलाना जो जिद है, मेरी गुजारिश तो जुमला मुकम्मल होने दी मुझे। मौलाना से जो कोई जिद है, ये माजी में ये होता रहा, लेकिन उस वक्त सिंगल मस्जिद हुआ करता था। अभी पूरे मदरसा 5-5 हजार तालिब इल्म है कराची में, जो 2 दारुल है और जामिया गनूरिया है, 5000 ज्यादा तलबा है और इंटरनेशनल तलबा है। तो आप मुझे बता दो, इनको आप मस्जिद में या उस ट्रस्ट में तो आप नहीं क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो बाकायदा एक तालीमी अदारा है जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं और PhD लेवल के डिस्कशन होता है दीनी और दुनियावी तालीम। तो इसको अगर आप नहीं प्रॉपर रजिस्टर करेंगे और उनको बाकायदा जो आलमी दुनिया पहले से और हिंदुस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है वो पहले से हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तो अगर ये सारी चीजें कंप्यूटराइज हो जाए, ये सारी चीजें शफाफ तरीके से हो, कोई उंगली ना डॉक्यूमेंट हो जाए, पैसे खर्च करें, तो ये तो बेहतर हाल है। बिल्कुल ये बेहतर हाल है। तो इसमें अगर चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है, और पूरी दुनिया ने पहले भी क्वेश्चन किया इस चीज़ को। हम बड़ी मुश्किल से निकले थे ग्रे लिस्ट से, और अब दोबारा उस तरफ तो बिल्कुल नहीं जाया जा सकता, ये अफोर्ड नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पीटर हारिस, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू।
ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट से, चाहे वो जो मर्जी कहें कि हमने इसको जल्दी में किया या जैसे भी किया। अब जॉइंट सेशन भी क्या कर लेगा, तो ये मामला हल कैसे होगा? देखें, बात ये है कि मैं मौलाना साहब की खास तौर पे ये 26 अमेंडमेंट जो उन्होंने रोल किया कि बहुत पॉजिटिव, ट्रू, बहुत अच्छा, ट्रू, लेकिन इसके अंदर उनको रियलाइज करना चाहिए कि देखें इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, और दुनिया में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि FATF में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि आपके मदद से रजिस्टर्ड होने चाहिए और नेशनल एक्शन प्लान में भी है। अगर ऑल्सो व्हाट आप देखें ना, और इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में और ब्रिगेडियर साहब एक आदत भी पड़ गई है ना, हमने लूज छोड़े रखा है। जो मशरूम ग्रोथ हुई है मदरसों की, कोई पूछने वाला नहीं था। लाल मस्जिद जैसा जो इशू खड़ा हो गया वो हम सब जानते हैं। इंतहा पसंदी का हम शिकार हैं, टेररिज्म का हम शिकार हैं। तो हम तो चाहेंगे वहाँ से हेल्दी पढ़े लिखे बच्चे निकलें जो कि मेन स्ट्रीम का हिस्सा बने। इस तरह चेक्स एंड बैलेंसेस से आउट रहने की डिमांड करनी किसी को भी सूट नहीं करती। वैसे देखें, इसमें अब आप मुझे बताइए कि अगर ये निकलते हैं रोड्स के ऊपर, मजबूर करते हैं, व्हाट आर द कन्वे मीनिंग? वही एक्सट्रीमिज्म, इंटरनेशनली ऑप्टिक्स वही जाएंगे। That sends a very negative image of Pakistan. ये जो सॉफ्ट इमेज हम क्रिएट करते हैं बार बार, कभी आईडी 2024 करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी SU होती है, एंड देन सडनली वी फाइंड कि वी हाईजेट अगेन विद दिस प्रॉब्लम के स्ट्रीट पे आके अपनी मनमानी बात। दिस ट्रेंड हैज टू बी रूथलेसली कर्ड, बट मौलाना साहब बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। मैं ये कहता हूँ हुकूमत को मुज़ाकरात करे, समझाएं कि मुल्क को क्या नुकसान होगा। आप इसके अलावा वो और देखें, इस वक्त गवर्नमेंट बड़ी वीक है। आई थिंक he has a right to protest at least असेंबली के अंदर कि उनके साथ मिसकमिटमेंट हुई है, चाहे जिस वजह से भी हुई है। पहले तो सरेंडर करे गवर्नमेंट उनके आगे और उसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश करे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑलरेडी हेडलाइंस आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में। अल जज़ीरा ने लिखा है कि दिस मदरसा इशू इज़ बिकमिंग अ फ्लैश पॉइंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो हमने इसको उजलत में चाहे कमिट कर लिया और फिर ये कैसे गुजर गया बगैर डिबेट हुए, सेनेट से भी नेशनल असेंबली से, ये सारे एक ही तरफ इशारा करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम इश्यूज़ हैं, जो बड़े इश्यूज़ हैं जिनके बाद में इम्पैक्ट्स हमें पता चलते हैं क्या क्या हो सकते हैं, वक्त पे हम उनको ना डिबेट करते हैं ना उन पे बात करना पसंद करते हैं। वैसे दिन रात प्रेशर्स हो रहे होते हैं जहाँ पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जहाँ नेशनल इंटरेस्ट आएगा और जहाँ वाकई नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे हमारी हुकूमतों का ये हाल है। और देखिए हमने कितना बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानीज़ क्यों कश्तियों में बैठ के डूबने को प्रेफर करते हैं यहाँ रहने की निस्बत। Stay with us. Welcome back once again. आज ग्रीस के एक जजीरे के करीब तारकीन वतन की एक कश्ती डूब गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 5 अफराद जाँ बहक हुए, 40 लापता हैं, जबकि 39 को बचा लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि कश्ती में ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ थे। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अभी पिछले साल जून में 2023 में भी बिल्कुल ऐसा ही एक कैप्साइजिंग का वाक़या हुआ था, जिसमें 209 पाकिस्तानी सवार थे। जब रोज़गार के हसूल के लिए गैर कानूनी तरीके से मुल्क को छोड़कर जाने वाले अफराद की कश्ती डूबती है, तो ये बहुत बड़ा अलमिया होता है और इस पर सोचना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की माशी हालत को मद्देनज़र रखते हुए गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान के नौजवान रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं। एक बड़ी तादाद स्पेशली यूथ की, जिन्हें आमतौर पे किसी भी मुल्क में प्रोग्रेस के लिए, एक रोशन मुस्तकबिल के लिए गारंटी समझा जाता है, यूथ एसेट होती है। अगर वो इस मुल्क में नहीं रहना चाहते तो हमें अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, हर दूसरा फ़र्द और ख़ानदान पाकिस्तान के अलावा और कहीं भी जाके बसने को तैयार है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 40% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मुल्क छोड़ना चाहते हैं, जबकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का टॉप टैलेंट रिकॉर्ड तादाद में मुल्क छोड़ रहा है, क्योंकि माशी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, स्किल्ड वर्कर्स मुश्किल में हैं और बैरून मुल्क अगर कोई छोटी सी भी किरण नज़र आती है तो वो वहाँ जाना चाहते हैं। बुनियादी वजह जो सर्वेज़ में बताई जा रही है वो ये है कि सोर्स ऑफ इनकम के चांसेस ना होने के बराबर हैं। इन्फ्लेशन मुस्तकिल बढ़ रही है जबकि इनकम वहीं की वहीं है। जबकि दूसरे ममालिक में एक इनकरेजिंग एनवायरनमेंट है, रोज़गार के मौके मौजूद हैं,
तो लोग क्यों नहीं जाएंगे वहाँ? हमारी हुकूमत ने इस संगीन मसले की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। ब्रेन ड्रेन पे कभी बातचीत नहीं होती, यूथ के इश्यूज़ पे कभी बातचीत नहीं होती, बल्कि माजी में हमने मुल्क के 2 प्राइम मिनिस्टर्स को ये कहते हुए सुना कि अगर कोई मुल्क से जाना चाहता है तो जाए। इसका मतलब है कि एक क्लियर मैसेज है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 56% लोग ऐसे हैं जो अगर जा नहीं पा रहे तो मौके की तलाश में ज़रूर हैं कि किसी तरह इस मुल्क से जाएं और किसी दूसरे मुल्क में जाके ज़िंदगी बनाएं। अगर हमारे हुक्मरान यूथ के साथ और अपने ही लोगों से इतने ही डिस्कनेक्टेड हैं तो उसके बाद वही होगा जो कुछ हो रहा है। फ्लॉड और पॉपुलिस्ट नैरेटिव्स का नौजवान शिकार होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट जराइम की तरफ ले जाएगी, दहशतगर्दी की तरफ भी लेके जा सकती है। और ये सब भी छोड़ें, 1 मिनट के लिए सोचें कि यूथ और लोग मायूसी के किस लेवल पे हैं कि वो स्मगलर्स को पैसे दे के, जान खतरे में डाल के बस पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।